अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। नावल का नाम है शब आरज़ू तेरी चाह में, मुसन्निफ़ा है नाइला तारिक और आज आप सुनेंगे किस्त नंबर 9। सुर्ख तरोताज़ा सेब को चंद लम्हों तक वो एकटुक देखती रही और फिर टेबल पर रखी छुरी को उठाकर उसकी नोक को सेब में उतार दिया था। एक बार फिर उसने यही अमल दोहराया और फिर बार बार छुरी की नोक सेब में उतारते निकालते हुए उसकी रफ्तार शिद्दत पकड़ने लगी। इस बात से कता नज़र कि अपनी इस जुनूनी कैफियत में वो अपना हाथ भी ज़ख्मी कर सकती है। किचन की तरफ आती निदा ने दंग नज़रों से उसके हज़ियानी अंदाज को देखा था। रिजाब, ये क्या कर रही हो? छोड़ो छुरी, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। चीखते हुए निदा ने उससे छुरी छीनी और अगले ही पल गंग सी हो गई थी जब रिजाब ने फैली हुई बेतासुर आंखों से उन्हें देखा। लब भींचे वो चंद लम्हों तक उन्हें देखती रही, फिर कुर्सी से उठ गई। हैरान परेशान नज़रों से निदा उसे किचन से निकलता देखती रही थी और फिर खुद भी रासिब की तलाश में तेज़ी से किचन से निकली। दस्तक की आवाज़ पर उसकी इजी चेयर साकित हुई थी। सपाट नज़रों से वो अंदर दाखिल होते रासिब को देखती रही और फिर एकदम कुर्सी से उठ खड़ी हुई। नज़रें रासिब पर ही साकित थीं जो पहले ही चौंक चुके थे। तुम तन्हा कमरे में क्यों बैठी हो? मुझे कितनी देर गुजर गई ऑफिस से घर आए हुए और तुम कहीं नज़र नहीं आई। उसके बेहद सपाट चेहरे और नज़रों से निगाह चुराते रासिब हल्के फुल्के अंदाज में बोलते खिड़की की सिमत चले गए, जबकि वो उसी तरह उन पर नज़रें जमाए हुए खड़ी थी जो आप खिड़की से पर्दे हटाकर खिड़की खोलने के बाद उसे देख रहे थे। तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या डॉक्टर शर्जील के पास जाना तुम्हें पसंद नहीं आया? रासिब के सवाल पर उसके सपाट चेहरे पर तासुरात उभरने लगे थे। उनके चेहरे से निगाह हटाती वो बेड के किनारे बैठ गई। पता नहीं मुझे पसंद आया या नहीं, मुझे बस ये पता है कि आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, वो सपाट लहजे में बोली। रिजाब, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम फ्लू और फीवर में डॉक्टर के पास जाते हैं, रासिब ने जैसे समझाया जबकि वो खामोश रही थी। रासिब ने एक नज़र कमरे में दाखिल होती निदा को देखा और फिर 2 कदम बढ़ाते रिजाब के करीब आ बैठे। निदा ने चाय के मग रासिब और रिजाब को थमाए और बगौर रिजाब को देखती साइड टेबल के किनारे बैठ गई। तुम्हारे आगा जान ये घर छोड़ना चाहते हैं। निदा की इतला पर उसने पहले चौंक कर उन्हें और फिर रासिब को देखा। हाँ, ये सच है, हम जल्द ही किसी दूसरे नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इस काम से फारिग होकर मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। मगर क्यों आगा जान, हम इस घर को क्यों छोड़ेंगे? आपकी इतनी अच्छी जॉब है, फिर अचानक आपको बिज़नेस में दिलचस्पी कैसे हो गई? वो हैरान हुई। इस घर को छोड़ना ज़रूरी है रिजाब, जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, गुजरे वक्त की अजियतों से हम में से कोई नहीं निकल सकेगा। और मैं तुम सबको एक नॉर्मल और सेहतमंद माहौल में सांस लेता देखना चाहता हूँ। मुमकिन होता तो मैं इस शहर से ही तुम सबको ले जाता, मगर यहाँ निदा के भाई बहन हैं। तुम्हारी और रुमेल की स्टडीज़ के लिए यही शहर ज़्यादा बेहतर है, रासिब गहरी संजीदगी से कह रहे थे। और जहाँ तक बिज़नेस की बात है तो मैं काफ़ी अरसे से इस बारे में सोच रहा था। निदा के भाई के साथ मिलकर मैं लेदर गुड्स की फैक्ट्री शुरू करना चाहता हूँ। वो तजर्बाकार है। निदा के वालिद की वफ़ात के बाद इसके तीनों भाइयों ने बहुत कम उम्री में ही अपने वालिद की फैक्ट्री को कामयाबी से संभाला था। फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे ज़्यादा रकम की ज़रूरत है, इसलिए भी मैं इस घर को फ़रोख्त करना चाहता हूँ। अभी हम यहाँ से निकल कर किसी छोटे घर में रहेंगे, मगर मैं जल्द ही इस काबिल हो जाऊँगा कि तुम लोगों के लिए एक अच्छा और बड़ा घर ख़रीद सकूँ। तुम्हें इस सब पर कोई एतराज़ है तो मुझे बताओ। ये घर तुम्हारा भी है और तुम भी इस घर पर हक रखती हो। आगा जान, आपको जो ठीक लगता है आप वो ही करें, मुझे भला क्यों एतराज़ होगा? उसके जवाब पर रासिब ने बस उसके सर को थपथपाया। क्या सोचने लगी रिजाब? उसे चुपचाप मग से सिप लेते देखकर निदा ने मुखातिब किया। कुछ नहीं भाभी, वो धीरे से बोली और फिर रासिब को देखा। आगा जान, आप पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके इंस्पेक्टर से बात कर लीजिएगा, मुझे एक शख्स का स्केच बनवाना है। उसकी इस बात ने रासिब और निदा दोनों को दंग कर दिया था। तुम्हें उन लड़कों में से किसी का चेहरा याद आ गया है? बताओ मुझे। मुकम्मल उसकी तरफ मतवज्जा होते रासिब बेचैन हो गए थे। नहीं आगा जान, उसके इनकार ने रासिब को मज़ीद दंग किया। तो फिर किसका स्केच बनवाना है तुम्हें रिजाब? शशदर बैठी निदा बोली। उस शख्स का जिसने फ़ोन पर आपको मेरे बारे में इतला दी थी मेरे कहने पर। उसके कहने पर निदा ने फ़ौरन रासिब को देखा। आपको फ़ौरन इंस्पेक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि पुलिस उस शख्स को ढूंढ ले जिसका स्केच रिजाब बनवाना चाहती है। ये भी हो सकता है कि उस शख्स के ज़रिए पुलिस मुजरिमों तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। निदा के कहने पर रासिब ने मज़ीद देर नहीं की। फ़ोन करने के लिए वो अपनी जगह से उठ गए थे। तुम सब उसे जानते हो,
وہ انتہائی شاطر لڑکی ہے، جس نے کبھی نوٹوں کی شکل بھی نہ دیکھی، وہ گندگی میں سے بھی سکے اٹھا لے گا، جبکہ بھائی کی بیجا ہمدردیوں نے تو اسے ہر طرح سے سہولتیں فراہم کر رکھی ہوں گی۔ مجھے بھائی کے لیے بھی اس پر یقین نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو پانی سر سے گزر جائے، وہ کوئی شاطرانہ کام کر جائے اور ہم سب لکیر پیٹتے رہ جائیں۔ مجھے اس کے پاس جا کر اسے اس کی اوقات یاد دلانی ہوگی۔ اگر اس نے بھائی کو اپنے جال میں پھانسنے کا ارادہ بھی کیا تو جان سے مار ڈالوں گا اسے۔ چپ ہو جاؤ، بھائی نے سن لیا تو کیا سوچیں گے وہ؟ دراج کے شاطر ہونے میں مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے، مگر تم زرکاش بھائی کے بارے میں اس طرح کیسے سوچ سکتے ہو؟ دھلی پلیٹیں خشک کرتی شیزا نے ہلکی آواز میں شیراز کو گھرکا، جبکہ وہ ناگواری سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ زرکاش بھائی ٹوتھ پیسٹ تک برینڈڈ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے لیول سے اس طرح نہیں گر سکتے جیسا تم سوچ رہے ہو، اور پھر دراج عمر میں تم سے بھی کم ہے۔ زرکاش بھائی کو اپنا تماشا نہیں بنوانا اس کے جال میں پھنس کر۔ اپیا نے فون پر تمہیں جو سمجھایا تھا اس پر عمل کرو، تمہارے فیوچر کا سارا دار و مدار زرکاش بھائی پر ہے۔ فی الحال اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ کر زرکاش بھائی کے سامنے منہ کھولا کرو۔ اس دراج کی وجہ سے کیوں تم اپنے تعلقات زرکاش بھائی سے خراب کرنے پر تلے ہو؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بھائی اس ناگن سے دور رہیں، اپنی محنت کا پیسہ اس احسان فراموش پر خرچ نہ کریں، مت بنے اس کے لیے اس حد تک اتنے مہربان۔ شیراز ناگواری سے بولا۔ اپیا نے زرکاش بھائی کو سمجھا دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کا تعلق دراج سے صرف اتنا ہی رہے گا کہ ہر ماہ اسے اخراجات کے لیے رقم دیں، اسے ہمارا صدقہ ہی سمجھ لو۔ تم بس اب اطمینان سے باہر جا کر اپنی اسٹڈیز مکمل کرو، جیسا زرکاش بھائی کہتے ہیں ویسا ہی کرو۔ یہاں کی فکر نہ کرو، یہاں کے معاملات دیکھنے کے لیے امی، اپیا اور میں بھی ہوں۔ زرکاش بھائی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر ہم میں سے کسی کی ناراضی نہیں۔ اپیا سے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو ہماری دل آزاری کا سبب بنے۔ دراج کے منہ لگ کر تم اپنا امیج زرکاش بھائی کی نظروں میں خراب مت کرنا۔ میرے اور اپیا کے ہوتے ہوئے تمہیں یہ اندیشے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ بے فکر رہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جو تمہیں لگ رہا ہے، نہ ہی میں اور اپیا کچھ ایسا ہونے دیں گے۔ شیزا کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کے ذہن میں بار بار دراج کی معنی خیز مسکراہٹ اور اس کی باتیں گھوم رہی تھیں، جو گھر سے نکلنے سے بھی پہلے آخری بار اس نے کی تھی، جب سے اس نے دراج کو زرکاش کے ہمراہ گاڑی میں دیکھا تھا۔ جانے کیوں اس کی چھٹی حس کسی انہونی کا اشارہ دے رہی تھی۔ بہرحال دل ہی دل میں وہ یہ طے کر چکا تھا کہ ملک سے باہر جانے سے پہلے وہ ضرور دراج کو وارن کرے گا کہ زرکاش کے سائے سے بھی دور رہے، ورنہ دنیا کے آخری کونے سے بھی واپس آ کر وہ اس کا گلا گھونٹنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ تم مجھے کل یونیورسٹی ڈراپ کر دینا، ایک آواز میں اٹھ جانا صبح، پلیٹیں کیبنٹ میں رکھتی وہ شیراز سے کہہ رہی تھی کہ تبھی زرکاش کچن میں داخل ہوا۔ کیوں، احمد بھائی کل نہیں جا رہی یونیورسٹی؟ شیراز نے اپنے ماموزاد بھائی کے بارے میں پوچھا۔ احمد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا تمہیں نہیں پتہ؟ شیزا سے پہلے زرکاش بولا۔ نہیں بھائی، مجھے تو ابھی معلوم ہوا، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ شیراز حیرت سے بولا۔ تم گھر میں ٹک کر بیٹھو تو خبر بھی ہو کچھ، جب تم بائک سے گرے تھے تو تمہاری فکر میں دن میں 10 چکر احمد لگاتا رہا تھا۔ شیزا نے اسے شرمندہ کیا۔ ویسے بری بات ہے، ماموں کا گھر ساتھ ہی ہے اور تمہیں پھر بھی خبر نہیں۔ زرکاش نے بھی گھرکا۔ میں کل ہی جاؤں گا احمد بھائی کی خیریت معلوم کرنے، شیراز خجالت سے بولا۔ ابھی تو گیٹ پر جاؤ، تمہارا دوست وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ زرکاش کی اطلاع پر شیراز فوراً کچن سے نکلا۔ ابھی اپنے دوست کے ساتھ باتوں میں لگ کر آدھی رات کر دے گا اور صبح میں اس کی وجہ سے یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاؤں گی۔ شیزا نے زچ ہو کر کہا۔ میں تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا، ویسے بھی ابھی میں نے احمد کو کال کی تھی اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے، تو اس نے مجھ سے کہا ہے کہ کل میں تمہیں یونیورسٹی لے جاؤں۔ فائنل پیپرز قریب ہیں تو اس لیے اسے فکر ہے کہ اس کی وجہ سے میرا یونیورسٹی جانا بھی کینسل نہ ہو جائے۔ میں اپنے لیے کافی بنا رہی ہوں، آپ لیں گے؟ وہ مصروف انداز میں بولی۔ ہاں ضرور، ویسے میں نے دیکھا ہے کہ شیزا کے بھائیوں سے زیادہ اس کی فکر احمد کو رہتی ہے۔ زرکاش کے اچانک کہنے پر شیزا نے چونک کر اسے دیکھا، مگر پھر جھینپے انداز میں مسکرائی۔ پتہ نہیں آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اس لیے کہ جب سے میں واپس آیا ہوں کچھ ایسا ہی دیکھ رہا ہوں۔ خیر یہ اچھی بات ہے۔ زرکاش نے مسکراتی نظروں سے شیزا کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، جبکہ شیزا اس کی بات انسنی کیے کافی بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی پر زرکاش کو بھی مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ احمد سے بہت قریبی رشتہ تھا، بہت قابل ملنسار اور پرخلوص بندہ تھا۔ شیزا اور احمد میں انڈرسٹینڈنگ بھی کمال کی تھی، ابھی تو دونوں پڑھ رہے تھے، آگے جا کر ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق بنتا زرکاش کے لیے باعث اطمینان اس لیے بھی تھا کہ اس شادی کے بعد پھر شیزا قریب ہی رہے گی۔ سبکا کو بھی دوسری بیٹی کی جدائی گرا نہیں گزرے گی، پہلے کی طرح وہ شادی کے بعد بھی ان سب کی نظروں کے سامنے ہی رہے گی۔ مسلسل زرکاش کو کال کرتی وہ اب پریشان ہونے لگی تھی۔
पहले ही वो ज़रकाश को बरवक्त बर्थडे विश नहीं कर सकी थी। रायमा की तरफ आने के बाद वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। रात में असद और रायमा उसे घर के बाकी बच्चों के साथ आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। बाहर से वापस आने के फ़ौरन बाद भी वो ज़रकाश को कॉल नहीं कर सकती थी। सबके दरमियान ऐसा मुमकिन था भी नहीं। रात में रबिया बच्चियों के साथ ही उनके कमरे में थी। उनके सो जाने के बाद कोई 1 बजे का वक्त था जब उसने ज़रकाश को कॉल की, मगर अब 1 घंटा गुजरने के बावजूद मुसलसल ज़रकाश का नंबर मसरूफ़ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे इतनी तवील गुफ्तगू करने में मगन है, ये जानते हुए भी कि वो अगर कॉल ना करे तो दुराज खुद उसे कॉल कर लेती है। लेकिन रात सोने से पहले ज़रकाश से बात करना उसके लिए लाजमी बन चुका था। बेचैनी और इंतज़ार से तंग आकर वो दबे कदमों कमरे से निकल आई थी। रह रहकर उसे ज़रकाश की बेपरवाही पर गुस्सा आ रहा था। लाउंज में टहलती वो वक्फे वक्फे से ज़रकाश को कॉल मिला रही थी, तभी अमान की आवाज़ ने उसे चौंकाया था। तेज़ी से फ़ोन को अपने अकब में छुपाते हुए उसने ऊपर देखा। मैं ज़रा कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ ज़रकाश से, थोड़ा इंतज़ार कर लो, वो ख़ुद तुम्हें कॉल कर लेगा, रेलिंग पर झुके अमान ने कहा और वापस अपने कमरे में चला गया, जबकि वो साकत रह गई थी। वो जानती थी कि अमान बहुत अजीज़ तरीन और करीबी दोस्त है ज़रकाश का। ज़रकाश के हर मामले से वो बाखबर रहता है, मगर दुराज हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसके और ज़रकाश के दरमियान मामलात की भिनक भी अमान तक पहुँचे। उसके प्लान में ये चीज़ शामिल ही नहीं थी कि रायमा तक को इस बात की खबर हो। उसे ज़रकाश से मुस्तकबिल में शादी नहीं रचानी थी कि सबके इल्म में ये बात लाकर फ़ख्र महसूस करती कि वो ज़रकाश की मोहब्बत में सदियों से गर्क है। ज़रकाश से जो कुछ उसे हासिल हो रहा था और आगे भी हासिल करना था, इस सब के लिए वो ज़रकाश के सामने तो झूठे इजहार मोहब्बत के ड्रामे कर सकती थी, मगर बाकी सबकी नज़रों में अपना इमेज ख़राब करना गवारा नहीं कर सकती थी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे पहले ही ज़रकाश से कह देना चाहिए था कि वो अमान को अपने और उसके ताल्लुक़ से अलग रखे। बुरी तरह से डिस्टर्ब वो बेड ग्राउंड से पुश्त टिकाए बैठी थी। उसे रबिया की बच्चियों पर रश्क आ रहा था कि वो कितनी मीठी नींद सो रही हैं, जबकि उसकी तो गुस्से में नींद भी उड़ चुकी थी। गनीमत था कि आधे घंटे के इंतज़ार के बाद ही ज़रकाश की कॉल आ गई थी। आपने अमान भाई को मेरे बारे में क्या बताया? इससे पहले कभी उन्होंने मुझसे आपके बारे में इस तरह बात नहीं की। मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ मालूम हो। वो आपके दोस्त हैं, मैं तो उनके सामने जाने से भी गुरेज करती हूँ। और आप? 1 मिनट, हुआ क्या है? ज़रकाश ने हैरान होकर उसे दरमियान में रोका। क्यों इस कदर परेशान हो रही हो? मुझसे कोई ताल्लुक़ रखना क्या तुम्हारे लिए इतना शर्मिंदगी का बाइस है कि तुम इसे खुफिया रखना चाहती हो? क्या गुनाह है जो तुम डिस्टर्ब हो गई हो? ज़रकाश के संजीदगी से पूछने पर वो लाजवाब सी होती फौरी तौर पर कुछ बोल नहीं सकी थी। अमान मुझसे ज़रूरी बात कर रहा था, मुझे पता था तुम कॉल कर रही होगी। मैंने अमान से सिर्फ इतना कहा था कि दुराज को मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अमान ने कहा दुराज घर आई हुई है, मैं उसे कह देता हूँ ज़रा इंतज़ार कर ले। और तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गई? आई एम सॉरी, मैं अचानक बहुत परेशान हो गई थी। अगर अमान भाई को पता चल सकता है तो बजिया और असद भाई को भी मालूम हो जाएगा कि मैं आपसे किस हद तक मोहब्बत करती हूँ, और फिर कल बात आपके घर तक भी पहुँच सकती है। मुझे वैसे ही डर और खौफ लगा रहता है। शिराज मुझे जान से मार देगा। वो आपसे मुझे दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इतनी नफ़रत करता है वो मुझसे। आपसे मोहब्बत गुनाह है ना शर्मिंदगी। बस मुझे खौफ है तो आपके घर वालों का। शिराज का जो सलूक आपने मेरे साथ देखा है वो उससे कहीं ज़्यादा बदतर सलूक मेरे साथ कर चुका है। मैं उसके लगाए गए कोड़े भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी वजह से आप मुझसे दूर चले जाएं। मेरे खौफ को समझने के बजाय आप इसे गलत मानों में ले जाकर तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। आंसू बहाती वो रुंधे हुए लहजे में बोलती चली गई। तुम पहले रोना बंद करो वरना मैं बात नहीं करूँगा। रोती रहना फिर दिल भर के। ज़रकाश ने उसे घुरका। देखो, मुझे ना तो तुम्हारे बारे में हर तरफ प्रचार करने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हें किसी से खौफज़दा होने की। ठीक है, रंजिशें हैं अभी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रंजिशें और नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। मैं जानता हूँ शिराज का गुस्सा कितना ख़राब है। उसकी तुम्हारे साथ बदलिहाज़ी और सलूक को मैंने देखा है। मैं उसे गलत कहता हूँ। इन नफ़रतों और इख्तलाफात के पीछे बहुत सी ऐसी वजूहात रही हैं जिनकी तलखियाँ ज़ायल होने में वक्त लगेगा। तुम मुझसे खौफज़दा मत हो। ना तुम कमज़ोर हो, ना तन्हा हो, ना किसी ऐसे जुर्म की मुर्तकिब हुई हो कि कोई भी आकर मेरी वजह से तुम्हें फांसी लगा देगा। शिराज मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो जज्बाती ज़रूर है, मगर इस हद तक वो कभी नहीं जाएगा। ज़रकाश के लहजे में शिराज के लिए इतना यकीन और भरोसा महसूस करके दुराज की रगों में शरारे दौड़ने लगे थे। हैप्पी बर्थडे, यकदम वो सर्द लहजे में बोल उठी। ओह थैंक यू, तुम्हें याद तो आया। ज़रकाश और भी कुछ बोल रहा था, मगर वो खोलते दिमाग के साथ लाइन डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। शिराज, तुम्हारा पत्ता कटने का वक्त शुरू। तुम्हें ज़रकाश के दिल से ना उतार फेंका तो मेरा नाम दुराज नहीं। ज़ेरे लब वो फुनकारती फ़ोन मुकम्मल ऑफ कर गई थी।
मानी के इस गंभीर खामोशी में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अर्श ने एक बार फिर उसे देखा था, जिसका चेहरा इस वक्त भी लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो रहा था, जैसे इस वक्त था जब वो निकाह पर दस्तखत कर रही थी। उसके हाथों की लर्जिश भी उस लम्हे अर्श की नज़रों से छुपी नहीं रही थी। इस तरह भी नज़रों से वो उसकी पुश्त को देख रही थी जो अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलता पलटकर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। वहाँ क्यों रुकी हो, आ जाओ, अर्श ने उसे मुखातिब किया जो दूर खड़ी काफ़ी हरासा नज़र आ रही थी। बमुश्किल वो अपने लड़ते कदमों को उसकी सिमत खींच सकी थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अंदर जाने से पहले उसने रुककर फंसी फंसी आवाज़ में पूछा। इसलिए कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर कहाँ रहता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ कुछ देर ठहरो, मुझे अच्छा लगेगा। अर्श के संजीदा लहजे पर वो गुमसुम सी अंदर दाखिल हुई। अपना घर छोड़कर मुझे मामा के साथ इस फ्लैट में आना पड़ा था। तुम जब मेरे मामा पापा का वो घर देखोगी तो यकीनन ये सोचकर हैरान होगी कि मैंने और मामा ने किस तरह यहाँ रहना कबूल किया। उसे इर्द गिर्द का जायज़ा लेते देखकर अर्श ने कहा, जन्नत से निकलने के बाद ज़मीन पर जगह मिले या किसी खाई में, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम यहाँ आ जाओ। अर्श की आवाज़ पर चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। एक कमरे का दरवाज़ा खोले वो मुंतज़िर था। यहाँ बस तकरीबन यही 2 कमरे हैं और ये कमरा मामा का है। इस वक्त यही कुछ बेहतर हालत में है, वरना तो सब कुछ बेतरतीब बिखरा हुआ है। तुम्हें अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितना बदसलीका और फूहड़ हूँ। बेड की बेशिकन चादर को हाथों से दुरुस्त करता वो हल्के फुल्के अंदाज में उससे मुखातिब था, जो उसी गुमसुम कैफियत में कमरे का जायज़ा ले रही थी। बाहर वाले हिस्से के मुकाबले में ये कमरा वाकई कुछ बेहतर हालत में था। बेड के साथ रखी टेबल पर एक फ्रेम में कैद तस्वीर पर उसकी निगाहें ठहर सी गई थीं। ये मामा और पापा के साथ मेरे अच्छे दिनों की आखिरी तस्वीर है। उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखता वो बोला था, मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मामा की शदीद ख्वाहिश के बावजूद ये मौका नहीं मिला कि तुम्हारी उनसे दोबारा मुलाकात इस घर में होती। अर्श के अफसोदा लहजे पर वो दोबारा उस तस्वीर को देखने लगी थी, जिसमें शाज़मा के हसीन चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत थी और उनके साथ ही एक वजीह मर्द का चेहरा नुमाया था, जिनकी आंखों और अर्श की शहद रंग आंखों में कोई फ़र्क नहीं था। अपने माँ बाप के दरमियान मुस्कुराता जगमगाता अर्श का चेहरा भी था। उसके माँ बाप को देखने के बाद अंदाज़ा किया जा सकता था कि वह इतना मुनफरिद और ख़ूबसूरत क्यों है। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। अर्श उसे ताकीद करता कमरे से चला गया। अधखुले दरवाजे से नज़र हटाकर उसने बेड की सिमत देखा ज़रूर, मगर जुर्रत नहीं हुई थी बैठने की। अपने गिर्द चादर को मज़ीद दुरुस्त करते हुए उसकी पेशानी अर्क आलूद होने लगी थी। अजीब सी घबराहट उस पर तारी होने लगी थी। यकदम उसे एहसास हुआ कि अर्श के साथ उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपनी घबराहट पर काबू पाकर वो तेज़ कदमों से कमरे से निकलती बमुश्किल अर्श से टकराते टकराते बची थी, जो उसकी उजलत पर बरवक्त एक तरफ हो गया था। क्या हुआ? अर्श ने हैरत से उसके चेहरे पर फैली वहशत को देखा। मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, खुश्क होते हलक के साथ बमुश्किल बोलते हुए उसने सामने दीवार के साथ रखे काउच की तरफ इशारा किया। अर्श की जानिब देखे बगैर ही काउच की तरफ बढ़ गई। दूसरी जानिब अर्श जो जांचती नज़रों से उसे देख रहा था, एक गहरी सांस लेता उसकी तरफ बढ़ा। काउच के किनारे वो इस तरह बैठी थी जैसे किसी भी पल उठकर भाग जाएगी। कदरे झुककर अर्श ने छोटी सी तश्तरी में रखा खुशरंग मशरूब का गिलास उसे पेश किया। गिलास उठाने से पहले उसने नज़र उठाकर अर्श की खोजती नज़रों में देखा और फिर फ़ौरन ही मशरूब से लबालब भरा गिलास उठा लिया था। ये देखने के लिए नहीं, पीने के लिए है। उसे तजब्जब में मुब्तला गिलास को तकते देखकर अर्श ने कहा, रुक कर पीती हूँ, अभी ये ठंडा बहुत है। प्यास की शिद्दत से हलक में चुभते कांटों के बावजूद वो बोली, मगर अगले ही पल उसकी सांस रुक गई जब अर्श यकदम नीचे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं इस गिलास से तुम्हारे सामने चंद घूंट लेता हूँ, अगर मैं बेहोश हो जाऊँ तब तुम इसे हरगिज़ मत पीना। उसकी आंखों में देखता वो गहरी संजीदगी से बोला और फिर गिलास उससे लेकर चंद घूंट लिए थे। वो नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देख सकी थी, जो दोबारा गिलास उसे थमा चुका था। उसकी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस करती वो लरजते हाथ से गिलास होठों से लगा चुकी थी, जबकि अर्श उसके सामने से उठता वहाँ से चला गया था। गिलास से आखिरी घूंट लेकर उसने अपने करीबी काउच पर रखी तश्तरी में गिलास रख दिया। चादर के पल्लू से उसने अपनी भीगी पेशानी को खुश्क किया। अर्श जाने कहाँ गुम हो गया था, मगर रफ्ता रफ्ता उसकी घबराहट कम होती जा रही थी। वहशत की जगह अब उसे शर्मिंदगी घेर रही थी। कुछ देर बाद जब उसने अर्श को आते देखा तो नज़रें नहीं मिला सकी, मगर उस वक्त बुरी तरह चौंक कर उसे देखने पर मजबूर हो गई थी जब अर्श दोबारा घुटनों के बल सामने बैठता एक पतली सी नायलॉन की रस्सी उसकी गोद में रख रहा था, जबकि वो हैरान और परेशान नज़रों से कभी उसे और कभी रस्सी को देख रही थी। बेहतर होगा कि तुम मेरे हाथों को इस रस्सी से मजबूती से बांध दो, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझसे इस तरह खौफज़दा रहो। वो पुरशिकवा लहजे में बोला, अब इस मुकाम पर आकर इतनी बेयकीनी,
इस हद तक बे एतबारी, मैं अपनी ही नज़रों में मुजरिम बन रहा हूँ। अर्श अभी इतना ही बोला था कि वो यकदम चेहरा हाथों में छुपा गई थी। अर्श खामोशी से उसकी सिसकियाँ सुनता रहा। कुछ देर गुजरी जब वो बमुश्किल खुद को संभालती नज़र नहीं उठा सकी थी। उसका चेहरा अब भी कर्ब से मुतगैर था। आंसू कतार दर कतार बहते चले जा रहे थे। मुझे अब यूँ महसूस हो रहा है जैसे अपने साथ एक रिश्ते में बांध कर मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, वो बूझे लहजे में बोला। ऐसा मत सोचो, इस सब में मेरी मर्जी भी शामिल है। लबरेज सुर्ख आंखों से उसे देखती वो रूंधे लहजे में बोली। चंद लम्हों तक अर्श पुरसोच नज़रों से उसे बस देखता रहा, जो बार बार बहते आंसुओं को साफ करती नज़र झुकाए बैठी थी। जानता हूँ तुम्हारी मर्जी शामिल है, मगर अब तुम्हारे ये आंसू देख कर मेरा दम घुट रहा है कि कहीं तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं हो रहा अपने फ़ैसले पर। ये किसी पछतावे के आंसू नहीं है, मैं अपने फ़ैसले पर तुमसे ज़्यादा मुतमईन हूँ। वो दरमियान में बोल उठी। तो फिर ये सब क्या है? तुम मुझे ना खुश नज़र आ रही हो और ना ही मुतमईन। मैं तुम्हें इस तरह देख कर परेशान और शर्मसार हो रहा हूँ, वो मुस्तरिब होता हुआ बोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अर्श, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए। तुम्हें कैसे यकीन दिलाना चाहिए कि मैं खुश हूँ। ऐसा लग रहा है सब कुछ अचानक बदल गया है, जबकि अचानक ये सब नहीं हुआ। फिर भी अजीब सी उलझन में वो बात अधूरी छोड़ गई थी। शायद सब कुछ बदल जाने का एहसास तुम फौरी तौर पर कबूल नहीं कर पा रही हो, मगर कोई बात नहीं, कुछ वक्त तो लगेगा कबूल करने में। उसकी भीगी पलकों पर नज़र जमाए वो बोला और फिर धीरे से उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए थे। आज के बाद फिर कभी मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकूँगा। तुम अपने साथ साथ मेरे दिल पर भी आइंदा ये जुल्म ना करो तो अच्छा है। अर्श के संजीदा गंभीर लहजे पर वो चुप रही थी। जानती हो, मामा को मुझसे भी ज़्यादा खबर मेरे दिल की थी। वो मेरे कुछ बताए बगैर ही मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत को पहचान गई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हें मेरे साथ हमेशा देखने की ख्वाहिश दिल में रखती हैं। वो ये चाहती थी कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए तुम्हें ना गंवा दूँ। वो जानती थी कि तुम इस काबिल हो कि तुम्हारी कदर की जाए। वो जानती थी कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे ही हक़ में गवाही देगा। उनकी ख्वाहिश कहीं ना कहीं मेरी ख्वाहिश भी बन चुकी थी। मैं बेखबर रहा, मगर वो बेखबर नहीं रही थी। वो गहरी संजीदगी से बोल रहा था। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? इस वक्त से ज़्यादा बेहतर और कोई वक्त नहीं था तुम्हें ये सब बताने का। मैं ये बातें तुम्हें ऐसे ही वक्त में बताना चाहता था जिसमें हमारे दरमियान एक मजबूत ताल्लुक़ हो, जिसमें कोई बनावट, कोई रियाकारी ना हो। मुझे हमेशा ये दुख संभाल कर रखना पड़ेगा कि वादे के बावजूद मैं मामा से मिलने यहाँ नहीं आ सकी। मेरे बारे में उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा वो सुनकर मेरे दिल में उनकी मोहब्बत और एहतराम में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। वो बहुत गहरी औरत थी। पहली मुलाकात में ही मुझे उनके लहजे के ठहराव और उसकी शीरनी से अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने ज़िंदगी में कितने मसाइब, कितनी तकलीफ़ों का सामना किया होगा। कि मेरी बदनसीबी है कि मैं उनसे दोबारा ना मिल सकी। उसके आज़रदा लहजे पर अर्श ने गहरी सांस लेकर सर झुका लिया। चंद लम्हों तक वो उसे देखती रही थी और फिर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाल कर उसकी पेशानी के ज़ख़म को छुआ। अब तो ठीक हो गया है ये ज़ख़म, तुमने जो छू लिया है। उसकी मुस्कुराती नज़रों पर वह सुर्ख चेहरे के साथ निगाह चुराती नामहसूस अंदाज में पीछे हो गई थी। मगर ज़ख़म गहरा था, इसलिए निशान बाकी है। अर्श को खामोशी से अपनी सिमत देखता पाकर वो घबराहट छुपाए बोली। बुरा लग रहा है मेरे चेहरे पर। अर्श की तशवीश पर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाया। पता है, मैं खेल कूद और शरारतों में ख़ुद को बहुत ज़ख्मी कर लेता था। मामा को सबसे ज़्यादा ये फ़िक्र रहती थी कि कहीं मेरे चेहरे पर कोई चोट ना लग जाए। पापा उनको यही कहकर तसल्ली देते थे कि लड़कों के चेहरे पर चोट के निशान लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं। अब तुम बताओ, पापा ठीक कहते थे ना? हाँ, मेरे नज़दीक तो उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, वो मुस्कुराते हुए बोली। याद आया, 1 मिनट, अभी आता हूँ। वो यकदम बोलता अपनी जगह से उठा। हैरान नज़रों से वो उसे सामने कमरे में गायब होता देखती रही। कुछ लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में मखमली सुर्ख केस था। पता नहीं तुम्हारे लिए अब भी इसे अपने साथ रखना मुमकिन है या नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि मामा की ये निशानी तुम हमेशा पहन कर रखो। अर्श के कहने पर उसने एक पल रुक कर जगमग करती अंगूठी को देखा और फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहना दो, मैं इसे कभी अपने हाथ से अलग नहीं करूँगी। अंगूठी उसे पहनाकर अर्श ने चमकती आंखों से उसे देखा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा साथ पाकर। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार और एहसानमंद भी हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी को बांटूँगा। इस पर यकीनन तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को जल्द ही तलाश करूँगा ताकि तुम्हारी अम्मी का बेहतर इलाज शुरू हो सके, जिसकी उन्हें ज़रूरत है। मैं ज़र्क को भी ढूंढ रहा हूँ। मुतमईन रहो, मैं पता कर चुका हूँ, वो इस शहर से बाहर नहीं गया। वो जा भी नहीं सकता, यहीं कहीं छुपा हुआ है। एक बार मिल जाए तो मैं खुद उससे बात करूँगा, उसे हर मुमकिन समझाने की कोशिश करूँगा।
اس کو نشے کی لت سے آزاد کروانے اور اس کے علاج کی ذمہ داری میری ہے، صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی تباہ نہ ہو۔ ابھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی، تم دیکھنا آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، پھر ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹیں گے۔ نم آنکھوں سے وہ بس اسے دیکھ رہی تھی جو بولتا جا رہا تھا۔ سب کچھ بہت سہل ہو جائے گا اگر تم مجھ پر اعتبار و بھروسہ رکھو، جو کہ فی الوقت بہت زیادہ نہیں ہے تمہیں مجھ پر۔ عرش نے شکوہ کرتے ہوئے اس کی شرمندہ تاثرات کو دیکھا۔ عرش، یہاں آتے ہوئے میں گھبرائی ضرور تھی، لیکن مجھے تم پر اعتبار ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ یہاں تک آتی نہ ہی تمہارے سامنے موجود ہوتی۔ اس کے مدھم لہجے پر عرش خاموش رہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ تم قریب سے بھی ویسی ہی نظر آتی ہو جیسی دور سے دکھائی دیتی ہو۔ عرش کے خشمگی لہجے نے اسے حیران کیا۔ کیسی؟ سڑی ہوئی سی۔ عرش کے جواب پر اس کا چہرہ اتر گیا، جبکہ عرش بے ساختہ اس کے تاثرات پر مسکرا اٹھا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں، تم جانتی ہو میں نے جھوٹ کہا ہے۔ بولتے ہوئے عرش نے اس کے رخسار کو چھوا کہ وہ سن سی ہوتی خود میں سمٹ گئی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے تو لاؤں؟ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں بس 10 منٹ میں واپس آیا۔ اچانک یاد آنے پر وہ اجلت میں بولتا اٹھا۔ عرش، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اور مجھے امی کی فکر ہونے لگی ہے، اس وقت مجھے صرف گھر جانا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں 15 منٹ میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ تو پھر چلو۔ عرش کی بات مکمل سنے بغیر وہ اس سے پہلے ہی گیٹ کی سمت بڑھی۔ سنو، عرش کی پکار پر وہ گیٹ کھولتے کھولتے رک کر متوجہ ہوئی۔ ایک بار بھی یہ نہیں پوچھو گی کہ میں تمہارے لیے کیا محسوس کر رہا ہوں؟ کچھ تھا عرش کے لہجے میں، گہری نظروں میں کہ دھڑکنیں تھمنے لگی تھیں۔ نگاہیں چراتی وہ باہر نکل گئی۔ گہری سانس بھر کر عرش کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی تھی۔ کیا ہم ابھی پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتے؟ ابھی رات ہو چکی ہے، تمہیں صبح تک انتظار کرنا ہوگا، راسب بولے، جس پر وہ خاموش ہوتی کچھ سوچنے لگی تھی۔ اس کے بنوائے گئے اسکیچ کے مطابق پولیس نے تلاش شروع کر دی تھی۔ آج ایک اہلکار کچھ فوٹوگرافز لے کر گھر آیا تھا۔ اسکیچ کے مطابق کچھ افراد کو پولیس نے حراست میں لے رکھا تھا۔ ان افراد کی تصویروں میں سے دوسری ہی تصویر اسی مطلوبہ شخص کی تھی جسے پہچاننے میں رجاب کو زیادہ دقت نہیں ہوئی تھی۔ آغا جان، آپ فون پر انسپکٹر کو تاکید کر دیں کہ اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے، نہ ہی اسے سوال جواب کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ وہ کچھ نہیں جانتا، میرے معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ رجاب، اگر وہ کچھ نہیں جانتا تو تم نے اس کا اسکیچ کیوں بنوایا تھا؟ اب پولیس کو تفتیش کرنے دو، شاید وہ کچھ جانتا ہو۔ ندا بولی، میں نے اس کا اسکیچ اس لیے بنوایا تھا کیونکہ میں اس تک پہنچنا چاہتی ہوں، اس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں اسے ڈھونڈنے کے لیے؟ بولتے ہوئے اس نے راسب کو بھی دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم اس کے احسان مند ہیں، اس کا ملنا ضروری تھا، ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، راسب نے تائید کی۔ آغا جان، بات صرف شکریہ ادا کرنے تک محدود نہیں، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ راسب نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آغا جان، میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے تصویر میں دیکھا ہے، مگر میں نے اسے اپنے قریب دیکھا ہے، اس کی آواز سنی ہے۔ وہ ایک ایسا لڑکا ہے جس کا چہرہ جھریوں زدہ ہے، کسی بوڑھے ضعیف انسان جیسا۔ ہاں، اس لڑکے کو تصویر میں دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی خطرناک قسم کے نشے کا عادی ہے۔ اس کی حالت اگر اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہوتی تو بھی یہ حیرت انگیز نہیں ہوتا۔ نشے کی عادت تو موت ہے، مگر تم اس کے لیے کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں وہ سمجھے اس بات کو کہ زندگی کی ایک اہمیت ہے۔ رجاب، ایسے لوگ کسی کی نہیں سنتے، ان کو صرف اپنے نشے کی طلب سے مطلب ہوتا ہے۔ ندا درمیان میں بولی، لیکن میرے ساتھ تو اس نے ایسا نہیں کیا، میں بول بھی نہیں سکتی تھی، پھر بھی اس نے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کی، میری مدد کی۔ وہ چاہتا تو مجھے وہاں ایسے ہی چھوڑ کر بھاگ سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ کیا سوچا ہے تم نے؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ تباہ نہ ہو، آپ اسے سمجھائیں، اس سے بات کریں، اگر اسے ڈاکٹر شرجیل کے ریہیب سینٹر پہنچا دیا جائے۔ پچھلے سیشن میں نے ڈاکٹر شرجیل سے ساری معلومات لے لی تھی، ڈاکٹر اپنی نگرانی میں اس کا علاج کریں گے، زیادہ عرصہ نہیں لگے گا اسے ایک نارمل زندگی کی طرف آنے میں۔ اس نے جو احسان کیا اس کے بعد ہم اس کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں۔ رجاب کے لہجے میں اصرار تھا، جبکہ راسب اسبات میں سر ہلاتے کچھ سوچنے لگے تھے۔ دوسرے دن وہ خود بھی خاص طور پر راسب کے ہمراہ پولیس اسٹیشن میں موجود تھی۔ راسب نے سر سے پیر تک اسے دیکھا جو پولیس اہلکار کے شکنجے میں بے چین ہو رہا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی ہے؟ انسپکٹر نے رجاب کو مخاطب کیا۔ جواباً وہ کوئی جواب دیے بغیر کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ رکی تھی، جو حیران کھڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں ان لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ نقاب میں چھپے رجاب کے چہرے سے نگاہ ہٹاتا وہ انسپکٹر کو بتا رہا تھا۔ ابھی جان پہچان کروا دیتے ہیں، ذرا صبر رکھو، سب یاد آ جائے گا۔
इंस्पेक्टर के कहने पर उसने होंकों की तरह पहले रासिब को और फिर रिजाब को देखा। तुम तक पहुंचने के लिए मैंने पुलिस की मदद इसलिए हासिल की क्योंकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अगर उस रात तुम मेरे भाई को फ़ोन पर इतला ना देते तो शायद मैं उसी सड़क पर मर जाती। रिजाब की बात सुनता वो पहले उलझा मगर फिर हैरत से उसका मुंह खुल गया था। तू जिंदा कैसे बच गई? तमीज़ से बोलो, एहलकार ने उसकी गर्दन पर धप लगाकर घुरका। सारी रात आराम से गुजारी है तुमने थाने में, अब सीधी तरह सच सच बता दो उस रात क्या हुआ था, तुमने वहाँ क्या देखा? इंस्पेक्टर ने कड़े लहजे में बाज पुर्स की। साहब मैं कुछ नहीं जानता क्या हुआ था, मैं सच कह रहा हूँ। आप इस लड़की से पूछ लें, मैंने सिर्फ इसको ही वहाँ ज़ख्मी हालत में देखा था। मैंने इसकी मदद की और इसकी वजह से ही मुझे सारी रात आपने यहाँ बंद रखा। अब मुझ पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि मैंने इस लड़की से हज़ारों रुपए या पर्स हथिया लिया, इसके जेवर छीन लिए। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने इस लड़की की मदद करने का जुर्म ज़रूर किया है। मुझे क्या पता था ये एहसान फरामोश निकलेगी। सुर्ख आंखों के साथ उसने आखिर में रिजाब को घूरा। बकवास बंद करो, ये साहब और बीबी जो बोल रहे हैं अब वो सुनो, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में झिड़का। रिजाब ने एक नज़र रासिब को देखा जो फिलवक्त बगौर वो सब सुन रहे थे और जांच भी रहे थे। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि तुमने मेरे लिए जो किया मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मुझे तुम्हारा एहसान याद है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ही करना चाहती हूँ। मुझे तुम पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं, मगर यह तो सच है कि तुमने मेरे जेवर अपनी तहवील में लेने के बाद ही मेरी मदद की थी। रिजाब के कहने पर उसने गड़बड़ाकर इंस्पेक्टर को देखा। कौन सा जेवर, कैसा जेवर? मेरे पास तुम्हारा कोई जेवर नहीं है, वो बौखला कर बोला। रिजाब, रासिब की आवाज़ पर वो कुछ कहते कहते रुकी थी और फिर उनको कुर्सी से उठते देखकर खामोशी से एक तरफ हट गई। हमें वो जेवर ना तुमसे वापस चाहिए हैं, ना ही उसके लिए तुम हमें दरकार थे। तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया है। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं और बदले में तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। तुम मेरे लिए बस इतना कर दो कि मुझे यहाँ से निकलवा दो, बाकी मुझे कुछ बेहतर होने ना होने की परवाह नहीं। वो बेजारी से बोला। देखो तुम नौजवान हो, ये तुम्हारी उम्र का सुनहरी दौर है, इसे नशे की तारीकी में गुम ना करो। तुम दूसरों की मदद करने वाले एक अच्छे इंसान हो और तुम मुझसे चाहते क्या हो? वो दरमियान में बोला। हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ रहकर तुम्हें नशे की लत से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाओगे। मैं नहीं जाऊँगा, तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करवाओ बस। वो बिदक कर बोला। तुम्हें हमारे साथ वहाँ जाना ही पड़ेगा, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे खिलाफ लूट मार की रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। सालों तक जेल में कैद रहने से बेहतर है कि तुम हमारे साथ चलो। रिजाब ने सर्द सपाट लहजे में उसे धमकाया। नहीं जाता मैं, जाओ कर लो जो करना है। वो हत्थे से उखड़ा। तुम्हारे फरिश्ते भी जाएंगे, तुम खुद नहीं जाओगे तो पुलिस की तहवील में जाना पड़ेगा। इसे हथकड़ी लगाकर वैन में बिठाओ, हम आ रहे हैं। उसे घुरक कर इंस्पेक्टर ने अपने अहलकार को हुक्म दिया। उसके एहतजाज के बावजूद अहलकार उसे ज़बरदस्ती खींचता ले गया था। तीसरी बार डोर बेल देने के बाद उसने ज़्यादा इंतज़ार किए बगैर अपार्टमेंट की दूसरी चाबी निकाल ली थी। उसे पहुंचने में देर हो गई थी, वरना काफ़ी देर पहले ही दुराज ने उसे कॉल करके बता दिया था कि वो अपार्टमेंट में है और उसका इंतज़ार कर रही है। हाल के सामने से गुजरते हुए उसे दुराज के अचानक यहाँ आने की वजह समझ आ गई थी। डाइनिंग टेबल पर केक, कैंडल, फ्लावर्स सब सजे थे और यकीनन वो उसका इंतज़ार करते करते सो चुकी थी। बेडरूम में दाखिल होते ही ज़रकाश का यकीन मुस्तहकम हो गया था। उसका रुख दरवाजे की ही सिमत था। दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर फैलाकर उसने पैरों के नीचे इस तरह दबा रखा था कि फ़ैन की तेज़ हवा से उसकी गफलत में भी दुपट्टा इधर उधर नहीं हो सकता था। दुपट्टे का ऊपर वाला किनारा उसके बाजू तले दबा था। जिसकी हथेली पर चेहरा टिकाए वो बड़ी पुरसकून नींद में थी। उसका इतना एहतियाती अंदाज में महवे इस्तराहत होना ज़रकाश को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। ज़रकाश की पहली पुकार उस तक नहीं पहुंची थी। दूसरी बार उसका नाम लेते हुए ज़रकाश ने धीरे से उसके पैर को थपथपाया, मगर वो हनूज नींद में गर्क थी। धीरे से बेड के किनारे बैठता वो उसके ख्वाबीदा चेहरे को ही देख रहा था, जो किसी छोटे से बच्चे की तरह मासूम दिखाई दे रही थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ज़रकाश ने धीरे से उसकी पेशानी पर हवा से बिखरते तराशीदा बालों को एहतियात से समेटना शुरू किया था कि तभी दुराज की बंद पलकों में लर्जिश हुई थी। यकीनन पेशानी से मस होती पोरों के लम्स ने उसकी हिस्सियात को बेदार कर दिया था। ज़रकाश ने चाहा कि उसे फिर आवाज़ दे, मगर इससे पहले ही दुराज की खुमार ज़दा गुलाबी आंखों के कटोरे खुल गए थे। वो नहीं जानता था कि उन खुलती आंखों ने किस अजीब शहर में उसे जकड़ा कि वो सब कुछ भूलने लगा था। इर्द गिर्द से, अपने आप से भी वो गाफिल होता जा रहा था। गुलाबी डोरों से सजी खुमार आलूद आंखों ने आज पहली बार अपना वार कर ही डाला था और वो उसकी जद में साकित और जामिद रह गया था।
लेकिन ये सकता, ये असरार भरा लम्हा उस वक्त टूटा जब दुराज ने ज़रकाश को करीब बैठे देखा और बेइख्तियार अपनी पेशानी पर ठहरे उसके हाथ को झटकती घबराकर उठ बैठी थी। दंग नज़रों से ज़रकाश उसके फक चेहरे को देखता ही रह गया था, जो तेज़ी से बेड से उतरती, तेज़ी से बेडरूम से निकलती चली गई थी। अपने अकब में ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए जहाँ उसका दिल धड़ धड़ कर रहा था, वहीं उसने अपना सर भी पकड़ लिया था। उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उसने क्या कर डाला है। अपनी सारी रियाजतों पर उसने खुद ही पानी फेर डाला था। रुहासे तासुरात के साथ सर हाथों में थामे वो गिरने वाले अंदाज में सोफ़े पर बैठ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी इस बेइख्तियारी हरकत के बाद अब वो किस तरह ज़रकाश का सामना करेगी, क्या कह सकेगी जब वो पूछेगा कि ये था वो एतबार, ये था वो यकीन जिसकी वो दावेदार थी, ये थी वो मोहब्बत जिसका इजहार अब तक वो बरमला करती रही थी। शदीद इज़्तिराबी कैफियत में उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे थे, मगर सामना तो करना ही था। दरवाजे पर उभरती आहट ने उसे सर झुकाने और चेहरा छुपाने पर मजबूर कर दिया था। तुराज, ज़रकाश की पुकार के साथ ही यकायक उसके दिमाग में बिजली का कूंदा सा लपका था। झुके सर के साथ उसका जहन 100 की स्पीड से दौड़ा उठा और फिर पलक झपकते में ही वो ज़रकाश का सामना करने के लिए तैयार हो गई थी। तुराज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अचानक क्या हुआ था तुम्हें? क्या था वो सब? गहरे संजीदा लहजे में वो उससे पूछ रहा था। मैंने आवाज़ें दी थी तुम्हें, फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम बहुत गहरी नींद सो रही हो। ये सच है कि तुम पर बेइख्तियार मुझे प्यार आ गया, जैसे किसी सोए हुए मासूम बच्चे में पाकीज़गी और तकद्दुस होता है, हलावत होती है, मेहरबानी होती है, किसी किस्म का खोट नहीं होता। मैं सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे करीब बैठा था। अगर तुम्हें यह लगता है कि मेरा कोई गलत इरादा था, अगर तुम्हें मेरी नीयत पर शक हुआ था, तो तुम ज़रकाश ये सब मत कहें। आपके लिए मैं ऐसा कुछ गुमान में भी नहीं ला सकती। मुझे मेरी नज़रों में और मत गिराएं। चेहरा हाथों में छुपाए वो रूंधे लहजे में बोली। तुम नहीं, मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। अपनी नीयत के मामले में खुद ही मशकूक हो गया हूँ। मानता हूँ कि अचानक मुझे करीब देखकर तुम्हारा डरना, चौंक उठना फितरी था, मगर जिस तरह तुम मेरा हाथ झटक कर मुझसे दूर भागी हो, एक पल को तो मुझे यही लगा कि वाकई मैं कोई अफरीत हूँ और तुम्हें दबोचने वाला हूँ। सर झुकाए वो बिल्कुल साकित बैठी थी। ज़रकाश के ख़तरनाक हद तक संजीदा लहजे में शदीद तासुफ भी झलक रहा था। जो तुमसे सरजद हुआ वो सिर्फ डर नहीं था, वो कुछ और ही था जो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ कि मुझसे कब और कहाँ कोई ऐसी गलती सरजद हुई है कि मैं तुम्हारे एतबार के ऊंचे पेडिस्टल से इस हद तक नीचे आ गया हूँ। शदीद तासुफ से बात करता वो दुराज की तरफ ही मतवज्जा था। उसके आंसुओं से तर चेहरे को देखते हुए वो मज़ीद कुछ बोल भी नहीं सका था। आपने ठीक कहा, वो सिर्फ डर नहीं था, वो कुछ और था जो मेरा दिलो दिमाग में पंजे गाड़ कर बैठा हुआ है, दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट रहा है मुझे, जिसका खौफ मुझ पर नींद से बेदार होने के बाद भी हावी रहता है। मैं उसके बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। तुराज, साफ साफ बताओ मुझे कि बात क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको भी नहीं बता सकती। बजिया ने मुझे कसम दी थी कि मैं अपनी ज़ुबान बंद रखूँ, मगर फिर भी तुम्हें बताना होगा मुझे। मैं किसी कसम को नहीं जानता। मुझे फ़िक्र हो रही है तुम्हारी। ये सब नॉर्मल नहीं है, मगर मैं किस तरह बताऊंगी आपको ये सच कि जब घर के मुहाफ़िज़ी नकब ज़नी पर उतर आएँ तो दिन रात किस अजाब से गुज़रते हैं। उसका सिसकता लहजा ज़रकाश का इस तरह बढ़ा गया था। तुराज के करीब बैठता वो उसे शानों से थाम कर रूबरू कर गया था। अगर मैं वाकई तुम्हारे एतबार और भरोसे के काबिल हूँ तो मुझे सब सच बताओ। अपने लफ्ज़ों पर जोर देता वो कुछ सख्त लहजे में बोला। आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? धुंधलाई आंखों से दुराज ने उसके तासुरात जांचे थे। मैं यकीन क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि नकब लगाने वाला आपका अपना भाई है जिस पर आपको बहुत भरोसा और यकीन है। उसके लड़ते लहजे ने चंद लम्हों के लिए ज़रकाश को पथरा कर रख दिया था। तुराज, तुम जानती हो तुम किसके बारे में क्या कह रही हो? ज़रकाश को अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी थी। तुराज के शानों पर उसकी गिरफ्त कमज़ोर होने लगी थी। हाँ, मैं जानती हूँ, भुगत चुकी हूँ और भुगत रही हूँ कि हकीकत में वो इंसान क्या है जिसे आप अपना भाई कहते हैं, जिस पर बहुत मान और यकीन है आपको। दुराज के घुटे घुटे लहजे पर वो फौरी तौर पर कुछ बोल नहीं सका था। क्या किया था शिराज ने? ज़रकाश कमज़ोर लहजे में बोला। बजिया अम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई हुई थी। मैं सो रही थी उस वक्त जब शिराज कमरे में घुस आया था। मैं गहरी नींद में नहीं थी, पर वक्त होशियार हो गई। वो होश में नहीं था। मुझे फ़ौरन ही अंदाज़ा हो गया था। 2 दिन पहले घर के मामले को लेकर मेरी उससे लड़ाई हुई थी। पहले मुझे लगा वो उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने आया है, मगर मज़ाहमत करते हुए मुझे एहसास हुआ कि उसकी नीयत ठीक नहीं, उस पर शैतान सवार था। मैं उसके मुग़लज़ात आपके सामने दोहरा भी नहीं सकती। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अम्मी और बजिया घर आ गईं,
ورنہ میں زیادہ دیر تک اس کی شیطانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ امی اور بجیا کی چیخو پکار پر وہ بزدل بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے اسے آپ کی ماں اور بہنوں نے بھی دیکھا، مگر پھر بھی وہ ان کی نظروں میں بے گناہ اور پاک باز ہے، اور میں بد کردار۔ وہ سب آپ کو کبھی یہ نہیں بتائیں گی کہ شیراز کی صحبت کس حد تک خراب رہی ہے۔ میں جانتی ہوں اس نے ہوش و حواس میں میری عزت پر حملہ نہیں کیا تھا، مگر کیا وہ اس قابل رہا ہے کہ ہوش و حواس میں بھی اس پر اعتبار کیا جائے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ آپ کی خاطر، اپنے باپ اور تایا کی خاطر میں اسے بھائی کا درجہ دوں؟ اس کی غلیظ حرکت اور ارادوں نے بھیانک خوف ساری زندگی کے لیے مجھ پر طاری کر دیا ہے، اور میں کچھ نہیں کر سکی سوائے آہ و زاری کے۔ آج آپ سے زیادہ تکلیف مجھے پہنچی ہے۔ میرے خوف نے آپ کو اپنی نظروں میں بے اعتبار کیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیا مجھے آپ پر اندھا اعتبار نہیں رہا کبھی؟ انجانے میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ زاروں قطار روتے ہوئے دراج نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جو بالکل سناٹے میں تھا۔ دھیرے سے اس نے روتی بلکتی دراج کا سر اپنے شانے سے لگایا تھا۔ آنکھوں کے سامنے چہیتے بھائی کا چہرہ گھوم رہا تھا تو دوسری طرف دراج کی سسکیاں اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ یقین و بے یقینی کے درمیان اس کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ جانے اس بندھن میں کیسا کیف آگیں احساس تھا، یہ جذبوں کی جانے کون سی انتہا تھی کہ جس سے گزرتے ہوئے لطف و مسرت کے جھرنے رگ و پے میں سرایت کرتے ہی جا رہے تھے۔ اس ایک تعلق نے اس کی ساری دنیا کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ خود اسے بھی۔ سنسان سڑک کی وحشتوں کو تکتے ہوئے اس نے جانے کتنی بار یہ خواہش کی تھی کہ کاش کوئی شہزادہ بھٹک کر اس شہر ویراں میں آ جائے، ویرانیوں کی قید سے اسے نجات دلا دے، اور یہ خواہش جانے کس لمحے اس کے دل سے نکل کر فلک تک پہنچتی قبولیت کا درجہ پا گئی تھی۔ دنیا کی نظروں میں وہ جیسا بھی ہو، مگر اس کے لیے تو نجات دہندہ تھا۔ وہ خواب تھا جو حقیقت کا روپ دھار چکا تھا، اسے فتح کر گیا تھا، ورنہ وہ خود کو اس قابل نہیں گردانتی تھی کہ قدرت یوں اس پر مہربان ہوتی، یوں اسے ایک پیارے سے شخص سے نواز دیا جاتا۔ اسے گنوا کر وہ کہاں ہوتی؟ کہیں بھی تو نہیں، اس شہر خاموشہ میں رل ہی جاتی، کھو جاتی۔ کل تک وہ تہی دست تہی دامہ تھی، اور آج جیسے ساری کائنات اور اس کی رنگینیاں اس کی دسترس میں تھی۔ ایک شخص سے تعلق اور سنگت اسے زمین سے اٹھا کر جیسے جنت میں لے آئی تھی۔ قدم فرش پر تھے، مگر یوں لگتا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر عرش کو چھو سکتی ہے۔ ایک بار پھر اس نے کھڑکی کے پٹ کھولے، دھڑکتا دل آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ پول سے برستی سنہری روشنیوں میں وہ نمودار ہوتا روشنیوں کو بڑھا گیا تھا۔ اسے ایک ٹک دیکھتی وہ سر سے پیر تک گلاب بن کر مہک اٹھی تھی، لبوں پر مسکراہٹ کے گل کھل گئے تھے۔ چاہتوں کے امڑتے سمندر کا ریلا اسے بہا کر کب کس وقت زنگ آلود گیٹ تک لے آیا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ کیا دیکھیں گے ہم جلوۂ محبوب کے ہم سے، دیکھی نہ گئی دیکھنے والے کی نظر بھی، جلووں کو تیرے دیکھ کے جی چاہ رہا ہے اب، آنکھوں میں اتر آئے میرا کیف نظر بھی۔ بڑی بے تابی سے وہ اس کی طرف دوڑا آیا تھا جو ابھی سڑک کے وسط تک بھی نہ پہنچی تھی۔ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ واپس پول کی جانب بڑھا۔ سنائشہ، حیرت سے اسے مخاطب کرتے ہوئے عرش الجھا بھی تھا۔ دوسری جانب وہ پول سے شانہ ٹکا کر ذرا رخ پھیرے سر جھکائے اپنے ناخن کریدتی رہی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ بھی نیلی چادر کے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ عرش نے دوبارہ اسے متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے خود ہی نظر اٹھا کر عرش کو دیکھا۔ سیاہ شلوار سوٹ میں وہ اسے پہلے سے زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں سے پھوٹتی شعاؤں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دوبارہ سر جھکا گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عرش کے سوال پر وہ مزید خود میں سمٹتی پول کو ناخن سے کریدنے لگی تھی۔ تمہیں کیا اس پول سے عشق ہو گیا ہے جو چپکلی کی طرح چپکی کھڑی ہو اس سے؟ میں یہاں تمہارے انتظار میں پاگل ہو رہا تھا اور تم سیدھی طرح میری طرف رخ کرو ورنہ ایک تھپڑ لگا کر سیدھا کر دوں گا۔ عرش نے خشمگی لہجے میں گھرکا۔ تو مجھے تم سے شرم آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ منمنائی۔ ارے جہنم میں بھیجو شرم کو، کل سے میرا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ وقت گزر کے نہیں دے رہا تھا، رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، سورج طلوع ہونا بھول گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ساری کائنات میرے اور تمہارے درمیان آ کھڑی ہوئی ہو۔ پاگل ہو چکا ہوں میں انتظار کرتے کرتے کہ کب یہ وقت آئے اور میں یہاں تم سے ملوں، اور اب تم اور تمہاری شرم میرا امتحان لینے پر تلی ہے۔ وہ شدید ناراضگی سے بولا۔ اب آؤ میرے ساتھ۔ اس کی خاموشی پر اب کہ وہ نرمی سے بولتا یقیناً باؤنڈری تک لے جانا چاہتا تھا۔ میں وہاں نہیں جا رہی، وہ پھر منمنائی۔ کیوں؟ عرش دنگ ہوا۔ وہاں اتنا اندھیرا ہے۔ اس کا جواب عرش کے دماغ پر لگا۔ پہلے تو وہاں تک آرام سے چلی آتی تھی، اب اندھیرے پر کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ پہلے کی بات اور تھی، وہ ذرا جھلا کر بولی۔ دیکھو آخری بار پوچھ رہا ہوں، ساتھ آ رہی ہو یا نہیں؟
अर्श के लहजे में छुपी धमकी को महसूस करने के बावजूद वो नफ़ी में सर हिला गई, मगर चौंकी उस वक्त जब झुकी नज़रों से उसने अर्श को अपने सामने झुकते देखा। अगले ही पल उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। चीख हलक में घुट गई थी जब वो पलक झपकते ही बड़े इत्मीनान से उसे अपने कंधे पर डालता घने दरख्त की तारीकी से गुजरता बाउंड्री तक ले आया था। मैं क्या भेड़ बकरी नज़र आती हूँ तुम्हें? अर्श उसे बाउंड्री पर बिठा रहा था जब वो उसके हाथ झटकती झल्ला कर चीखी। बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरी बीवी हो, वो शरारती अंदाज में बोला। कोई नहीं, ख्वामखा मेरी कोई बाकायदा शादी नहीं हुई तुमसे, वो खफकी से बोलती अर्श से ज़रा और परे हुई। हवासों में तो हो तुम, निकाह हुआ है, गवाहों की मौजूदगी में निकाह नामे पर दस्तखत हुए हैं, कौन से कायदे कवानीन रह गए हैं अब? अर्श ने हैरत से उसे देखा। अभी मैं तुम्हारे साथ रुखसत तो नहीं हुई ना? वो फ़ौरन बोली। मैं तो अभी साथ ले जाऊं तुम्हें, तुम चलने वाली तो बनो। अर्श के कहने पर वो बस उसे देखती रह गई। चुप क्यों हो गई? मैं बस तुम्हें तंग कर रहा था, वरना मुझे याद है कि हमारे दरमियान क्या तय पाया था। अर्श संजीदा होते हुए बोला। मेरे लिए यही बहुत है कि तुमने मुझ पर एतबार करके अपनी ज़िंदगी में इतना अहम मुकाम दे दिया, वरना मैं तुम्हारा हकदार नहीं था। मुझे अपनी हदूद याद हैं और ये मैं भी चाहता हूँ कि आगे जो भी हो सब तुम्हारी खुशी और रजामंदी से हो। अर्श के खामोश होने पर वो भी सर झुकाए खामोश थी। तुम मेरी तरफ तो देखो, नज़र भरकर सिर्फ तुम्हें देखने ही तो आया हूँ। अभी इतना ही हक मिला है मुझे और तुम इससे भी महरूम कर रही हो। कितनी जालिम हो, क्या तुम कुछ देर के लिए ये भूल नहीं सकती कि मैं कौन हूँ? अर्श के जिच हो जाने वाले अंदाज पर वो गहरी सांस भरती मुकम्मल उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। नहीं अर्श, मैं ये नहीं भूल सकती कि तुम कौन हो। तुमने ही तो मुझे ये एहसास दिलाया है कि इस ज़मीन पर मेरा भी कोई वजूद है जो अहमियत रखता है, सांस लेता है, जिसमें दिल धड़कता है, जिसे खुश होने का हक है, जिसे तन्हाई से निजात की और तुम जैसे साथी की ज़रूरत है। तुम सिला हो मेरे सब्र का, बंद लबों की दुआओं का, वो मध्यम लहजे में बोलती रही। कल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि तुमसे तो मेरा ताल्लुक़ रूह और जिस्म जैसा हो चुका है। जो तुम पहले थे, जो तुम अब हो, मुझे हर सूरत याद हो, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है, तुम्हारे साथ मंजिल तक पहुंचना है। यकदम वो खामोश होकर उसके हाथ को देखने लगी जिस पर बैंडेज नज़र आ रही थी। ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी? बेइख्तियार वो उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर तशवीश में मुब्तला हुई। कुछ मत पूछो, कल से अजीब हाल है मेरा, करता कुछ हूँ, होता कुछ है। बात कोई भी कर रहा हूँ मगर ध्यान तुम्हारी तरफ ही होता है। सारी रात मैं तुम्हें अपने इर्द गिर्द महसूस करके चौंकता रहा था। घर से गैराज तक हर तरफ तुम ही तुम नज़र आ रही थी। सब गलत सलत गड़मड़ हो रहा था और उसी में ये चोट लग गई। बस दिल चाह रहा था कि सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊं। उसके बेबस अंदाज पर जुनाइशा के चेहरे पर मुस्कुराहट ठहरी थी। खामोशी से वो उसकी बैंडेज को नरमी से सहलाती रही थी। तुम ख्वामखा डर रही थी। कहाँ है यहाँ अंधेरा? चांद को देखो ज़रा, उसको भी आज ही पूरा निकलना था। अर्श के लहजे में रकीबाना जलन थी। सर उठाकर जुनाइशा ने पूरी आबोताब से चमकते चांद को देखा और बेसाख्ता हंस दी। अच्छा है मैं चांद की रोशनी में तुम्हें साफ देख सकती हूँ। आज इस लिबास में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। उसकी तारीफ़ पर वह झिपे अंदाज में सर पर हाथ फेरता धीरे से हंसा। अब ये जो तुम्हें शर्म आ गई तारीफ़ सुनकर, उसका क्या? वो मुस्कुराते लहजे में बोली। मुझे पता है हज़ारों लोगों ने तुम्हारी तारीफ़ की होगी, फिर भी इतनी शर्मीली हंसी क्यों? क्योंकि मेरे सामने तुम हो। हज़ारों लोगों की तारीफ़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे नज़दीक बस तुम्हारे लफ्ज़ों की और तुम्हारी नज़रों की अहमियत है। लिहाजा आइंदा मेरी तारीफ़ करने से ज़रा गुरेज़ करना। वो ताकीद कर रहा था। मगर क्यों? अब तो मुझे हक भी है। तुम जब जब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे, मुझे तारीफ़ हर सूरत करनी है। तुम्हें ढिठाई का मुजाहरा करना पड़ेगा। कब तक शर्माते रहोगे? शादी हुई है हमारी, कब्र तक पीछा नहीं छोड़ने वाली अब मैं। उसके एहतजाज पर वो बेसाख्ता हंसा। देखो, इस चीज़ को कबूल करते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं कि तुम जब जब मेरी यूँ तारीफ़ करोगी, मगर तारीफ़ के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ कि मैं शर्माता रहूँगा तो रोमांस कब करूँगा। और अब तो मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम मेरा मूड रोमांटिक होता देखोगी तो फ़ौरन मेरी तारीफ़ करने लग जाओगी। बेईमानी करनी है तुमने ज़रूर। अर्श के घुरकने पर वो बेइख्तियार हंसती चली गई। फिर तुम्हारा सारा रोमांस धरा का धरा रह जाएगा। ये अच्छा हो गया। अब तो मैं खुद चाहूँगी कि तुम रोमांटिक मूड में आओ ताकि मैं तुम्हारी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान की कलाबें मिला दूँ। वो हंसी के दरमियान बोलती फिर खिलखिला उठी थी। मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते अर्श ने धीरे से उसका हाथ थामा तो वह चौंकी। मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कोई अच्छा सा तोहफ़ा नहीं है, मगर मैं जल्द ही इस काबिल हो जाऊँगा कि अपनी मेहनत और हलाल के रुपयों से तुम्हारे लिए कीमती तोहफ़ा हासिल कर सकूँ, और उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अर्श, मेरे लिए सबसे कीमती तोहफ़ा तुम ही हो।
تمہاری ہر کامیابی میرے لیے تحفہ ہی ہوگی، مجھے اور کسی چیز کی خواہش نہیں۔ وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ عرش تم نے کھانا کھایا؟ اسے اچانک یاد آیا۔ ہاں گیراج میں ہی سب کے ساتھ، مگر میں نے تو سوچا تھا کہ تم آؤ گے تو ہم ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تمہاری خاطر مجھے دوبارہ کھانے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر اب تم جاؤ گی، کھانا لے کر آؤ گی، پہلے ہی وقت پر لگا کر اڑا جا رہا ہے یہاں آنے کے بعد سے۔ تو پھر اٹھو، ہم دونوں چھپتے چھپاتے میرے گھر چلتے ہیں، ساتھ کھانا کھائیں گے، پھر اسی طرح چھپتے چھپاتے میں واپس تمہیں یہاں لے آؤں گی۔ زنائشہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ کیا فائدہ مجھے گھر لے جانے کا جب واپس یہیں لا کر پٹکنا ہے؟ عرش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عرش میں نے اتنی محنت اور دل سے تمہارے لیے اچھا سا کھانا پکایا تھا، اس نے خفگی سے جتایا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا ہے، میرے گھر چلو، کھانا کھا کر فوراً ہی میں تمہیں واپس یہاں لے آؤں گی۔ کتنی ذمہ دار فرض شناس بیوی ہونے کا ثبوت دے رہی ہو تم۔ میں بھوکا فقیر ہوں جسے کھانا کھلاؤ گی اور چلتا کر دو گی؟ یہ کیا بات کی تم نے؟ ہمیں ساتھ کھانا ہی تو کھانا ہے، وہ الجھ کر بولی۔ ہاں بالکل، ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہی تو شادی کی ہے ہم نے۔ بیٹھ جاؤ احمق اعظم، وہ اپنی ہنسی نہیں چھپا سکا تھا۔ بہت توانائی خرچ کرنی ہوگی تمہیں سدھارنے کے لیے۔ سدھرنے کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے، یہ کہو تمہیں کھانا کھانا ہی نہیں۔ وہ واپس بیٹھتی خفت سے بولی۔ اب کل سے تم گیراج سے سیدھا یہاں آؤ گے، میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اس کے بعد گھر جاؤ گے، وہ تاکید کر رہی تھی۔ ضرور، اب تو تمہارے ہی احکامات پر چلنا ہوگا مجھے۔ ویسے یہ یقین مجھے ہو گیا ہے کہ فی الحال کھانے کے سوا تم سے مجھے کوئی فیض حاصل نہیں ہونے والا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں مگر شوق نظروں سے اسے دیکھتا جتا رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب تمہیں گھر جا کر آرام کرنا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں جانا تو ہے، رسٹ واچ میں وقت دیکھتا وہ بولا۔ یہاں آتے ہوئے ایک یہی چیز بہت تنگ کر رہی تھی کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر مجھے واپس جانا ہوگا۔ بہت مشکل ہے روز روز اس اذیت کو سہنا۔ یہ سچ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں کہ میں کسی قیمت پر تم سے دور نہیں ہونا چاہتا، مگر بوجھے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ کر اس نے زنائشہ کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تمہیں بالکل بھی مایوس نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ابھی کچھ سمجھوتے کرنے ہوں گے، اور میں کروں گا۔ بس جو اعتبار تم نے مجھ پر کیا ہے اسے ہمیشہ قائم رکھنا۔ مجھے تمہارے ساتھ کی، تمہارے یقین و اعتبار کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ اس کے گہرے سنجیدہ لہجے پر زنائشہ نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور ایسا لگ رہا ہے کہ رجاب کی جان بچانے والا، اس کے گھر اطلاع کرنے والا اسی زنائشہ کا بھائی ہے، اور اب اس کا علاج ہو جائے گا، اور وہ یقیناً اچھی امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دراج جو ہے وہ بہت گھٹیا حرکت کر رہی ہے۔ مان لیا اس کے دل میں بہت نفرت حقارت ہے اس کے گھر والوں کے لیے، تایا کے گھر والوں کے لیے، لیکن وہ بہت غلط حرکت کر رہی ہے اور اچھا نہیں کر رہی ہے زرکاش کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ کہانی تو کافی دلچسپ لگ رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔